Good afternoon, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA third semester in paper Operating Systems and Linux Programming, fourth video lecture, we had discussed about processes chapter. And today we will discuss about CPU scheduling chapter. New chapter, CPU scheduling. And today is the fifth lecture of this paper. Then first, what is CPU scheduling? Basic concepts. CPU scheduling is a process which allows one process to use the CPU while the execution of another process is on hold, means waiting state, due to unavailability of any resources like IO, etc., thereby making full use of CPU. देखिए CPU शेड्यूलिंग इसके पहले जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रोसेसेस जो था, उसमें भी था प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। अभी है CPU शेड्यूलिंग, मतलब जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका सिस्टम में लगा होता है वो कैसे वर्क करता है और उसको शेड्यूल के रूप में कैसे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसको मैनेज करता है। सबसे पहले उसका एक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि CPU शेड्यूलिंग है क्या। तो ये एक सिंपल एक प्रोसेस है जो CPU को, मतलब पूरा जो CPU जो एग्जीक्यूट करता है, जब भी कोई प्रोग्राम को जब इनपुट करते हैं, तो जब प्रोसेस को इनपुट करते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा और किसको, मतलब कि होल्ड करेगा और किसको एग्जीक्यूट करेगा, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। और इसी का शेड्यूलिंग उसको करे, शेड्यूल के रूप में उसका एक अलग अलग शेड्यूल रेडी करता है ताकि पूरा CPU का फुल यूज किया जा सके। तो उसको कैसे मैनेज करता है ये हम लोग सीखेंगे CPU शेड्यूलिंग में। द एम ऑफ CPU शेड्यूलिंग इज़ टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट, फास्ट एंड फेयर। और CPU शेड्यूलिंग का एक्चुअली क्या एम है, क्या उद्देश्य है कि सिस्टम को पूरा यूज किया जाए, फास्ट किया जाए, रखा जाए, मतलब तेज़ी से काम हो और फेयर हो, मतलब पूरा साफ सुथरा काम हो। वेन एवर द CPU बिकम्स आइडल, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। जब CPU मान लीजिए कि एक जगह रुक जाता है, वेट करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो क्यू में रेडी रहेगा, मतलब क्यू में जो पहले प्रोसेस रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद जो क्यू में होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी को शेड्यूल के रूप में वो एक तरह से क्रिएट बनाता है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट बाई द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और CPU शेड्यूलर। और इसी प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं एक तरह से CPU शेड्यूलर या शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। The scheduler selects from among the processes in memory that are ready to execute and allocates the CPU to one of them. शेड्यूल का क्या काम है, जो कई सारे प्रोसेस जो मेमोरी में रेडी रहते हैं, मतलब एग्जीक्यूट के लिए वो रेडी रहते हैं और जो वेट करते रहते हैं बाकी क्यू में, तो वो एलोकेट करता है, उस सभी में से CPU को एलोकेट का काम करता है। इन शॉर्ट वी कैन से, मतलब संक्षेप में हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स हैव सम अल्टरनेटिंग साइकिल ऑफ CPU, नंबर क्रंचिंग एंड वेटिंग फॉर IO ऑफ सम काइंड। मतलब जितने प्रोग्राम हम लोग यूज करते हैं CPU के थ्रू, तो वो सारा मतलब वेटिंग मोड में, मतलब एक प्रोसेस होता है, फिर दूसरा एक बाकी सब वेटिंग में रहते हैं, फिर वो क्यू के अकॉर्डिंग वो फिर से उस अपना फिर प्रोसेस में आ जाता है। इस तरह ये कंटिन्यू चलता है। इन ए सिंपल सिस्टम रनिंग ए सिंगल प्रोसेस, द टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर IO इज वेस्टेड एंड दो CPU साइकिल्स आर लॉस्ट फॉर एवर। मतलब सिंपल अगर इस प्रोसेस में कहें तो जैसे वेटिंग करते में जो टाइम बर्बाद होता है, जो वेस्ट होता है, उसी को ये एक तरह से मैनेज करने के लिए, वो बर्बाद ना हो, वो साइकिल कंटिन्यू चलता रहे, तो उसको ये कंटिन्यूशन करने के लिए ये शेड्यूलिंग किया जाता है। ए शेड्यूलिंग सिस्टम अलाउज वन प्रोसेस टू यूज द CPU वाइल अनदर इज वेटिंग फॉर IO, देयरबाय मेकिंग फुल यूज ऑफ अदरवाइज लॉस्ट CPU साइकिल। मतलब CPU के द्वारा जो शेड्यूलिंग के अलाउ करता है, जो वेटिंग में रहता है, मतलब इनपुट आउटपुट के थ्रू जो वेटिंग करते रहता है जो प्रोसेस, उसको फुल यूज करने के लिए, ताकि साइकिल जो CPU का साइकिल वो कंटिन्यू चलता रहे, मतलब वो बीच में ब्रेक ना हो, तो उसको कंटिन्यूशन के लिए ये शेड्यूल किया जाता है। द चैलेंज इज टू मेक द ओवरऑल सिस्टम एज एफिशिएंट एंड फेयर एज पॉसिबल, सब्जेक्ट टू वैरिंग एंड ऑफन डायनेमिक कंडीशंस, एंड वेयर एफिशिएंट एंड फेयर आर समवॉट सब्जेक्टिव टर्म्स, ऑफन सब्जेक्ट टू शिफ्टिंग प्रायोरिटी पॉलिसीज। मतलब एक तरह से ये चैलेंज है पूरे सिस्टम को, ताकि एफिशिएंट किया जा सके, फेयर काम हो सके, और जैसे मतलब अलग अलग कंडीशन पर वैरी कर सके, ठीक है, और जैसे मतलब प्रायोरिटी पॉलिसीज़ के आधार पर ये सारे को शिफ्टिंग करके और शेड्यूल के रूप में वर्क किया जा सके। तो ये हम लोगों ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट जाना
अब जो आपके सिलेबस में दिया है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, मतलब ये शेड्यूल जो हम लोग करते हैं किस कंडीशन के आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं आखिर। देर आर मेनी डिफरेंट क्राइटेरियाज टू चेक व्हेन कंसिडरिंग द बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दे आर। मतलब जो कह सकते हैं कि कई सारे एल्गोरिथम यूज़ करते हैं हम लोग शेड्यूलिंग करने के लिए, उसमें बेस्ट कौन सा होता है और कैसे उसको बेस्ट हम लोग चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो उसका क्राइटेरिया हम लोग को पढ़ना है। तो पहला जो है इसका क्राइटेरिया सीपीयू यूटिलाइजेशन। टू मेक आउट ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ सीपीयू एंड नॉट टू वेस्ट एनी सीपीयू साइकिल, सीपीयू वुड बी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब आइडियली 100% ऑफ द टाइम। ठीक है, मतलब उस सीपीयू का जो साइकिल है मतलब वो वेस्ट ना हो, मतलब वो उसका बेस्ट यूज किया सके और कंटिन्यू चलता रहे। देखा जाए तो 100% मतलब टाइम में उसका यूटिलाइज हो सके, तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके आधार पर भी हम लोग इसको जो जिस एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग बेस्ट मानते हैं। कंसिडरिंग ए रियल सिस्टम, सीपीयू यूजेज शुड रेंज फ्रॉम 40% टू 90%, मतलब ये भी है लाइटली लोडेड अगर है 40% या 90% हैवीली है तो उसके बीच में भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं जब सीपीयू को, तो उसके आधार पर भी हम लोग बेस्ट हम लोग क्राइटेरिया कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया थ्रूपुट, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम और रैदर से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट ऑफ टाइम। जितना मतलब वर्क हम दे रहे हैं, पूरा प्रोसेस जो है उसको हम लोग पहले देख लेंगे कि एक यूनिट में एक टाइम में कितना यूनिट वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उसको एक तरह से हम लोग में रेंज फ्रॉम 10 सेकेंड टू 1 आवर, मतलब ये देख लेंगे कितना प्रोसेस है और पर 10 सेकेंड वो एक आवर में कितना काम वो कंप्लीट कर रहा है, तो उसके आधार पर भी हम लोग बेस्ट हम लोग कर सकते हैं। थर्ड इज टर्न अराउंड टाइम, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर प्रोसेस, और उसमें ये देखना है कि वेटिंग और कितना एग्जीक्यूट करने में कितना समय ले रहा है, उस हिसाब से टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने में अगर किया जा सके तो उसके आधार पर भी मतलब हम लोग मतलब उस प्रोसेस को कितना देर में कंप्लीट कर रहा है, तो और बीच में कितना गैपिंग हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग इस क्राइटेरिया पर भी हम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हैं और उसको बेस्ट कर सकते हैं। वेटिंग टाइम, the sum of the periods spent waiting for in the ready queue, amount of time in a process has been waiting in the ready queue to acquire get control of the CPU। CPU के जब साइकिल जब कंटिन्यू चलता है, जब प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उस दौरान वेटिंग टाइम जो होता है क्यू में वो भी देखना होता है कि कितना वेट किसी प्रोसेस को करना पड़ रहा है, तो उसके आधार पर भी हम लोग क्राइटेरिया पर भी ये बेस्ट हम लोग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं कि ये इसके आधार पर हम लोग शेड्यूलिंग किया गया है। लोड एवरेज, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इनटू द सीपीयू, मतलब एवरेजिंग उसका निकाला जाए ताकि वो वेटिंग करने में कितना समय, एक एवरेज पूरा सीपीयू का, वो भी एक तरह से यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि यहाँ बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग जान सकें। एंड लास्ट इज रिस्पॉन्स टाइम, amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced। मतलब ये भी देखा जाए कि जैसे एक रिक्वेस्ट हम लोगों ने दिया, अब वो कंप्लीट हुआ, अगर सबमिट हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फिर से अगर हम लोग एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वेस्ट किए तो फिर तब तक मतलब कंप्लीट ना करे पहला प्रोसेस को, तो उस बीच में कितना समय ले रहा है, टाइम ले रहा है, वो भी रिस्पॉन्स जो टाइमिंग है वो भी कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ उसका आधार पर भी हम लोग शेड्यूलिंग को बता सकते हैं, ये बेस्ट है। अब ये सब क्राइटेरिया था, ठीक है। अब चूंकि इसको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जो काफ़ी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसको पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है टू डिसाइड विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट लास्ट टू अचीव मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैव डिफाइंड सम एल्गोरिथम्स दे आर। मतलब सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके, मतलब पहले जब फर्स्ट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है और लास्ट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, और वैज्ञानिक लोग मतलब इसको प्रोसेस को ये देखते हैं कि कैसे किस एल्गोरिथम के थ्रू आसानी से इसको और इसको बढ़िया से इसको हैंडल किया जाए और शेड्यूलिंग किया जाए, ताकि तो ये जो हम लोग देखिए हमने यहाँ पर दिखाया है 6 एल्गोरिथम ने हम लोगों को यूज करना है जिसके थ्रू सीपीयू को शेड्यूलिंग किया जा सकता है। तो 6 एल्गोरिथम्स पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहला एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, ठीक है। इसमें क्या है, इन द FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्ट द प्रोसेस विच अराइव फर्स्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, और वी कैन से दैट द प्रोसेस विच रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट गेट द सीपीयू एलोकेटेड फर्स्ट। क्लियर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम लोग पढ़ चुके हैं क्यू में, ठीक है। तो इसमें देखिए, या आप नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उस कंडीशन में देखिए क्यू में क्या होता है, जो पहले आया पहले पाएगा, पहले रिक्वेस्ट, मतलब इसका मतलब है कि प्रोसेस जो पहले रिक्वेस्ट करेगा सीपीयू को तो उसको सबसे पहले वो एलोकेट करेगा। तो इसमें क्या होता है, ये फीफो बेसिस जो है ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है, और
ये एक तरह से क्यू के रूप में, मतलब क्यू में जैसे पहले जो आया फिर उसको पहले कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद जो होगा क्यू में उसको कंप्लीट करेगा, इस तरह से ये चलता रहेगा शेड्यूल। इसलिए लिखा हमने, देखिए, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्रामेटिकली यूजिंग ए क्यू डेटा स्ट्रक्चर वेयर ए न्यू प्रोसेस इंटर थ्रू द टेल ऑफ द क्यू एंड द शेड्यूलर सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द हेड ऑफ द क्यू। क्लियर है, इसको समझना आसान है, जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एक तरह से पार्ट है। जैसे जितना भी नया नया प्रोसेस जो आएगा वो किधर से, क्यू के किधर से आएगा, टेल के थ्रू, ठीक है। और जो शेड्यूलर होगा किधर सेलेक्ट किया जाए प्रोसेस को, हेड की तरफ से, क्योंकि जो पहले आया है उसको पहले उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ए परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ FCFS शेड्यूलिंग इज बाइंग टिकट्स एट टिकट काउंटर। मतलब इसको और समझना है इस शेड्यूलिंग को, FCFS को, तो समझ लीजिए जैसे टिकट हम लोग लेते हैं काउंटर पर जाकर, जैसे ट्रेन टिकट लेते हैं, तो सबसे पहले जो लाइन में खड़ा रहेगा उसको पहले मिलेगा, फिर उसके बाद जो आएगा फिर उसको मिलेगा, फिर उसके बाद जो आएगा, ऐसे ऐसे करते करते जो सबसे लास्ट में आएगा उसको लास्ट में मिलेगा। तो ये चलता रहता है इसमें। अब देखिए, चूँकि ये तो एक सिंपल एल्गोरिथम था, लेकिन अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटिंग एवरेज वेटिंग टाइम। फॉर एवरी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एवरेज वेटिंग टाइम इज क्रूशियल पैरामीटर टू जज इट्स परफॉर्मेंस। मतलब यही वेटिंग टाइम को जो एल्गोरिथम को यूज करके कैलकुलेट करना, तो ये यही परफॉर्मेंस बताता है कि कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है। Average waiting time is the average of the waiting time of the process in the queue waiting for the scheduler to pick them for execution. Lower the average waiting time, better the scheduling algorithm. मतलब इस FCFS में क्या है, जो लोअर एवरेज इसका होगा वो बेटर होगा, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल यहाँ लिया, हमने प्रोसेस को P1, P2, P3 एंड P4 चार हमने प्रोसेस लिया, टेबल में देखिए हमने यहाँ डिस्प्ले किया है, ठीक है। अराइज फ्रॉम एग्जीक्यूशन इन द सेम ऑर्डर विथ अराइवल टाइम 0। देखिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, एक तरफ प्रोसेस है, एक तरफ बर्स्ट टाइम है, ठीक है। P1 ये सब क्या है, प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। बर्स्ट टाइम जो है कितना समय लिया था, जैसे सबसे पहले P1, चूँकि वो सबसे पहले उसको 0 टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे पहले वही क्यू में जाएगा, तो और गिवन बगल में बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। अब इस एल्गोरिथम को समझने के लिए देखिए हमने नीचे भी, जैसे पहले तो उसको क्लियर हमने यहाँ पर टेबल के थ्रू दिया प्रोसेस ऑफ बर्स्ट टाइम, और जस्ट नीचे देखिए एवरेज उसको कैलकुलेट करके हमने निकाला, ठीक है। और नीचे हमने एक गैंट चार्ट, जो चार्ट के थ्रू कैसे कैसे वर्क किया वो प्रोसेस को, वहाँ हम लोग देखेंगे इसको, और एक्सप्लेन हमने नेक्स्ट स्लाइड में आपको किया है, आप यहाँ से भी आप क्लियर समझे। देखिए हमने यहाँ लिखा, फॉर द अबव गिवन प्रोसेस, इसको आप यहाँ से समझ लें। फर्स्ट P1 विल बी प्रोवाइडेड विद द CPU रिसोर्सेज। आप डायग्राम के थ्रू देख लें, ठीक है। P1 जैसे सबसे पहले क्या हुआ, P1 का जो टाइमिंग क्या था, 0। सबसे पहले P1 आया तो उसका 0 टाइम उसको लगा, ठीक। इसलिए देखिए हमने लिखा वेटिंग टाइम क्या था उसको 0, तुरंत उसको मिल गया, एग्जीक्यूशन में चला गया वो। देन P1 रिक्वायर 21 मिली सेकेंड फॉर कम्प्लीशन, MS जो हमने लिखा मिली सेकेंड फॉर कम्प्लीशन, मतलब उसको बर्स्ट टाइम, मतलब P1 कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 21, क्योंकि पूरा प्रोसेस करने में, लेकिन वहाँ एग्जीक्यूट करने मैंने पहुँचा 0 टाइम में ही, वो उसको वेट नहीं करना पड़ा, वेटिंग टाइम उसका 0 था, लेकिन कंप्लीट करने में 21 मिली सेकेंड लगा। फिर देखिए हमने लिखा कि हेंस वेटिंग टाइम फॉर P2 विल बी 21 मिली सेकेंड, मतलब P2 को वेट कितना करना पड़ा, 21, ठीक है, मिली सेकेंड। सिमिलरली वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P3 विल बी एग्जीक्यूशन फॉर P1 प्लस P2। अब देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब P1 का कितना था 21, P2 कितना 3, मतलब बर्स्ट टाइम दोनों, तो दोनों को मिलाकर ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 24 मिली सेकेंड उसको लगा, किसको, P3 को प्रोसेस करने में। अब देखिए फॉर प्रोसेस P4 इट विल बी द सम ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम P1, P2 एंड P3, ठीक है। अब चूँकि P4 को प्रोसेस करने में वो तीनों को ऐड कर दीजिए, मतलब 21, 6 और 3, 21, 3 और 6। अब देखिए नीचे आप गैंट चार्ट में देख लीजिए एक बार, क्लियर है। 0 सबसे पहले देखिए, अच्छा अब यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले P1 प्रोसेस आया, ठीक है, तो देखिए उसको 0 उसको लगा, तो देखिए गैंट चार्ट में नीचे देखिए 0 हमने सबसे पहले दिखाया। फिर चूँकि पूरा प्रोसेस करने में कितना देर लगा उसको 21, फिर P2 तक आया तो कितना, अब 24 कैसे आया, 21 और 3 ऐड कर दीजिए, 24 आ गया। फिर P2 से P3 जाने में देखिए, क्योंकि वहाँ 24, अब वहाँ बात देखिए P3 में कितना बर्स्ट टाइम था 6, तो 24 और 6 कितना हो गया 30। तो देखिए P3 में नीचे देखिए 30 आपको दिखा रहा है टाइमिंग, वेटिंग टाइमिंग, और लास्ट में P4 कितना हुआ 2, तो 30 और 2 32, मतलब टोटल कितना उसको टाइम वेट करना पड़ा इन लोगों को 32। तो ये सिंपल हमने देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया, और इस तरह से ये गैंट चार्ट को पूरा प्रोसेस को डिस्प्ले किया गया। तो ये अभी हम लोगों ने जो देखा ये था आपका FCFS एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF जो बोलते हैं, SJF शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग वर्क्स ऑन द प्रोसेस विल बी द शॉर्टेस्ट बर्स्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले जो कौन शॉर्ट, मतलब सबसे जल्दी कौन बर्स्ट टाइम करेगा, किसको सबसे पहले वो ड्यूरेशन कम लगेगा,
दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, मतलब वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करने का बेस्ट तरीका है। और ये बैच सिस्टम में इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो टाइप है, नॉन प्रीएम्प्टिव और सेकंड प्रीएम्प्टिव। टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द बर्स्ट टाइम और ड्यूरेशन टाइम ऑफ द प्रोसेस शुड बी नोन और टू द प्रोसेसर इन एडवांस, which is practically not feasible all the time. This scheduling algorithm is optimal if all the job or process are available at the same time. मतलब जैसे अगर एक ही टाइम में अगर सबको एक तरह से इस एल्गोरिथम को जनरली वहाँ यूज किया जाता है जहाँ करीब करीब पहले से एडवांस में ही अगर प्रोसेसर को पता रहे कि इतना ड्यूरेशन में ये सारा बस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो शेड्यूलिंग है बेटर है, वहाँ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये अभी हम लोगों ने जो देखा आपका इसको हम लोगों ने पढ़ा, दो टाइप हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि नॉन प्रीएम्प्टिव शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या होगा। देखिए हमने यहाँ एक सिंपल एग्जांपल भी दिया है। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोसेस दिया, P1 P2 P3 4, और अलग से बर्स्ट टाइम देखिए हमने दिया है भाई 21 3 6 2। ठीक है, देखिए शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या होगा, गैंट चार्ट देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। नीचे सबसे पहले देखिए हम क्या बताए थे, सबसे पहले P4 देखिए, सबसे शॉर्टेस्ट जो बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का 2। तो सबसे पहले P4 देखिए प्रोसेस कर रहा है, फिर 2, फिर देखिए P2, चूँकि 2 के बाद P2 लेगा 3 है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5। फिर P3 देखिए 6 था, तो इस तरह से कितना हो गया 6 और 5 कितना हो गया 11, मतलब ये नीचे वेटिंग टाइम दिखा रहा है। और फिर P1 तक पूरा प्रोसेस करते करते 21 और ऐड कर दीजिए तो 11 को, तो 32 हो गया। तो देखिए नीचे वेटिंग टाइम में कैलकुलेट किए, 0 + 2 + 5 + 11 डिवाइड बाई 4, चूँकि 4 प्रोसेस हुआ था तो उसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 4.5 मिलीसेकेंड। इस तरह से देखिए पहले वाला जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पर भी देखिए 18.75 मिलीसेकेंड दिखाया था, जस्ट इसके पहले जो हम लोगों ने FCFS में पढ़ा था। अभी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपका 4.5 मिलीसेकेंड। अब देखिए नीचे हमने एक्सप्लेन किया है कि एज वी कैन सी द गैट चार्ट अबव द प्रोसेस P4 विल बी पिक्ड फर्स्ट। मैं सबसे पहले किसको सिलेक्ट किया, P4, क्योंकि उसका बस टाइम सबसे शॉर्टेस्ट था, देन P2, देन P3 एंड लास्ट P1। क्लियर है। वी शेड्यूल द सेम सेट ऑफ प्रोसेस यूजिंग द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम इन द प्रीवियस स्लाइड एंड गॉट एवरेज वेटिंग टाइम टू भी। वहाँ देखिए कितना एवरेज वेटिंग टाइम लगा था हम लोग को, 18.75 मिलीसेकेंड, याद आ रहा है, आप देख लीजिएगा पहले। वेयर एज अभी जो है SGF में क्या लगा 4.5 मिलीसेकेंड। क्लियर है। अब देखिए ये तो था अभी हम लोग जो पढ़े वो नॉन प्रीएम्प्टिव। अब देखिए प्रीएम्प्टिव में क्या होगा। इसमें देखिए इन प्रीएम्प्टिव शॉर्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग जॉब्स आर पुट इनटू रेडी क्यू एज दे अराइव। जैसे ही वो पहुंचेंगे मतलब वो रेडी हो रहेंगे, मतलब वहाँ वेट नहीं करेंगे। और यहाँ भी जैसे बट एज ए प्रोसेस विथ शॉर्ट बस टाइम अराइव द एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम एग्जीक्यूशन एंड द शॉर्टर जॉब एग्जीक्यूटेड। मतलब यहाँ जो जॉब होगा, जो सबसे पहले शॉर्टर जॉब होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए यहाँ पर अलग से एक कॉलम दिया अराइवल टाइम 0 1 2 3, बाकी बस टाइम वही है। देखिए नीचे फिर गैंट चार्ट में सेम वहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इसको एक्सप्लेन आपसे समझ लीजिए, क्लियर यहाँ पर समझ आ जाएगा। एज वी कैन सी इन द गैंट चार्ट अबव P1 अराइव फर्स्ट। देखिए P1 चूँकि अराइवल टाइम से क्या है 0, इट्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट इमीडिएटली, तो तुरंत एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि उसका अराइवल टाइम क्या था 0 था। आप वहाँ पर ऊपर वाला जो चार्ट में देखते जाइए, बट जस्ट आफ्टर 1 मिलीसेकेंड प्रोसेस P2 अराइव विथ बस टाइम। जस्ट 0 के बाद क्या अराइवल टाइम 1 आया, मतलब 1 मिलीसेकेंड के बाद P2 आ गया। ठीक है, फिर बस टाइम ऑफ 3। अब देखिए उसका बस टाइम कितना था 3 था P2 का, विच इज़ लेस दैन द बस टाइम, क्योंकि बस टाइम P1 का कितना था 21, उससे बहुत नीचे था आपका P2 का। हेंस द प्रोसेस P1 मतलब 1 ms डन, मतलब एक अगर कंप्लीट हो गया तो कितना बच गया 21 में एक माइनस कर दीजिए कितना बचा 20 मिलीसेकेंड लेफ्ट हो गया, प्रीएम्प्टेड। अब वहाँ पर उसको रोक दिया, अब फिर P2 को एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह से क्या करेगा, फिर देखिए आगे स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया है। As P2 is getting executed after 1 millisecond P3 अराइव। अब देखिए तुरंत वहाँ जैसे P2 एग्जीक्यूट किया फिर 1 मिलीसेकेंड बाद P3 अराइव कर गया। फिर वहाँ देखिए हमने लिखा है इट हैज़ ए बस टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ P2, P2 से ज़्यादा उसका बस टाइमिंग है, तो उसमें फिर P2 कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूट, बट अनदर आफ्टर अनदर मिलीसेकेंड, दूसरे तुरंत से 1 सेकेंड के बाद P4 अराइव विथ ए बस टाइम ऑफ 2 मिलीसेकेंड। अब वहाँ P2 जो है अब वहाँ 1 मिलीसेकेंड लेफ्ट हो गया, अब फिर उसको रोक देगा, अब फिर P4 एग्जीक्यूट करेगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ P4 प्रोसेस P2 is and finish, then P2 will get executed and last P1, सबसे पहले P4 करेगा फिर P2, देन P2 एग्जीक्यूट कर देगा और लास्ट में किसको करेगा P1 को। तो ये जो है मतलब एक तरह शॉर्टेड रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इसको बोल सकते हैं। जो बचा मतलब जैसे एक पहले सबसे जो कम था
उसका ये टाइमिंग उसको सबसे पहले कर दिया, फिर उससे जो कम टाइम था उसको किया। इस तरह इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द जॉब विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मतलब जो टाइम बचता है फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर उससे जो बाकी जो बचता है फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरह से ये चलता रहता है। थर्ड वन इज प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग इन द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। जस्ट इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था कि द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस जनरली द इन्वर्स ऑफ द CPU बर्स्ट टाइम, ठीक है। वहाँ क्या था, प्रायोरिटी का मतलब कि CPU बर्स्ट टाइम से प्रायोरिटी दिया गया था टाइमिंग को, मतलब जो पहले जैसे आते गया, ठीक है। द लार्जर बर्स्ट टाइम इज लोअर इज द प्रायोरिटी ऑफ दैट प्रोसेस। मतलब बर्स्ट टाइम जो भी रहा लेकिन जो अराइवल जो पहुंचा उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग उसके एल्गोरिथम में किए। इसमें क्या होगा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होगा, द प्रायोरिटी इज नॉट ऑलवेज सेट एज द इनवर्स ऑफ द CPU बर्स्ट टाइम, rather it can be internally or externally set, but yes the scheduling is done on the basis of priority of the process, where the process which is most urgently processed first, followed is by the ones with lesser priority in order। देखिए इसमें क्या है कि जो प्रायोरिटी के आधार पर जो इसमें देखा जाए कि जो अर्जेंट है एक शेड्यूल करेगा कि जो इसमें पहले मतलब कि देखा जाएगा कि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है ऑर्डर में, तो उसको पहले शेड्यूल कर लेगा, उसको प्रोसेस कराएगा। फिर देखेगा कि अच्छा इससे बाद कौन प्रायोरिटी में, तो एक तरह से प्रायोरिटी के आधार पर इसको शेड्यूलिंग तैयारी करेगा। और इसीलिए इस मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम लिमिट, ओपन फाइल जो भी बहुत रहता है अकॉर्डिंग उसके थ्रू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको प्रोसेस कराता है। और कई सारे जैसे रिसोर्सेज के आधार पर फंड्स पेड किसका किया हुआ है, किस प्रोसेस का इम्पोर्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूलिंग को प्रायोरिटी के आधार पर इसको तैयार करता है। तो इसमें देखिए सिंपल है कि हमने यहाँ आपको स्लाइड में हमने डायग्राम करके दिखाया है। देखिए यहाँ पर सिंपल जैसे बर्स्ट टाइम यहाँ भी दिया हुआ, प्रायोरिटी दिया हुआ है जैसे 2 1 4 3। अब जैसे प्रायोरिटी में देखा जाएगा पहले प्रायोरिटी जैसे किसका 1 है, सबसे पहले देखिए गैंट चार्ट में P2 को सबसे पहले प्रोसेस कराया गया। फिर 1 के बाद कौन आएगा 2, क्योंकि प्रायोरिटी में 2 डाला गया तो P1 प्रोसेस करेगा। फिर देखिए प्रायोरिटी में 3 मतलब P4 पहले प्रोसेस करेगा एंड लास्ट में क्या प्रोसेस करेगा P3, मतलब उसका प्रायोरिटी क्या है 4। तो इसके थ्रू अकॉर्डिंग इसका देखिए एवरेज टाइमिंग इसका निकाला गया है। तो इस तरह से प्रायोरिटी के आधार पर इसको प्रोसेस कराया जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका एल्गोरिथम है वो है आपका राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। ए फिक्स टाइम इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस। इस देखिए राउंड रोबिन आप बराबर सुनते होंगे, यहाँ एक हर एक प्रोसेस के लिए एक टाइम फिक्स हुआ जिसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए, मतलब उसका एक अलॉट कर दिया जाएगा, ये हर एक प्रोसेस में इतना टाइम उसको अलॉट कर दिया जाएगा। वंस ए प्रोसेस एग्जीक्यूट गिवन टाइम पीरियड दैट प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड, मतलब जैसे एक जितना टाइम उसको दिया गया अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो फिर उसको रोक दिया जाएगा, फिर दूसरा का प्रोसेस को करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये कंटिन्यू चलेगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज यूज टू सेव स्टेट्स ऑफ प्रीएम्प्टेड प्रोसेस, और उसका जो कंटेक्स्ट होगा उसको सेव कर दिया जाएगा ताकि फिर से जब प्रोसेस होगा नेक्स्ट जब उसका फिर जब टाइम आएगा तो फिर से उसको कंटिन्यू होगा। RR शेड्यूलिंग मतलब राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कैन गिव द इफेक्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर शेयरिंग द CPU इक्वली। इस शेड्यूलिंग के थ्रू क्या होगा, CPU का शेयरिंग एक तरह से इक्वली हो जाता है, और एवरेज वेट टाइम भी मतलब बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम में कैन बी लॉन्गर, मतलब हो सकता है क्योंकि मान लें कि जो पहले प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, फिर जब उसका फिर आएगा उसका बारी तभी वो फिर कंटिन्यू करेगा। मतलब पहले एक प्रोसेस करके जैसे हमने देखे यहाँ सिंपल एग्जांपल दिया, प्रोसेस दिया, बस टाइम दिया, गैंट चार्ट यहाँ क्लियर दिया, P1 P2। अब यहाँ पर जैसे जैसे उसको सबसे पहले एक P1 P2 P3 P4 चारों को पहले एग्जीक्यूट करा दिया गया, फिर उसके बाद देखा गया कि फिर से उसका जो नेक्स्ट जो आया फिर टाइम P1 फिर वहाँ से स्टार्ट किया गया। तो इस तरह से अकॉर्डिंगली वो फिर चलता रहेगा। तो इस शेड्यूलिंग में वो देखा जाए हर एक का एक टाइमिंग अलॉट कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है जो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पार्टीशंस द रेडी क्यू इनटू सेवरल सेपरेट क्यू, मतलब अलग अलग क्यू में ये बांट देता है, पार्टीशन कर देता है। द प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइन टू वन क्यू जनरली बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोसेस सच एज मेमोरी साइज, प्रोसेस प्रायोरिटी और प्रोसेस टाइप। मतलब देखा जाएगा कि मेमोरी साइज के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के आधार पर, टाइप के आधार पर एक अलग से उसका एक पूरा पार्टीशन कर दिया जाएगा और सभी का एक अपना शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगा। देखिए हमने यहाँ एग्जांपल डाला, सेपरेट क्यू माइट बी यूज फॉर फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। दो तरह का प्रोसेस चलेगा, एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड। फोरग्राउंड क्यू माइट बी शेड्यूल्ड बाई राउंड रोबिन, हो सकता है फोरग्राउंड को राउंड रोबिन एल्गोरिथम के थ्रू रखा जाए, ठीक है। वाइल द बैकग्राउंड जो चलेगा वो FCFS, मतलब अलग अलग एल्गोरिथम यहाँ यूज किया जाएगा मल्टी लेवल में।
In addition, there must be scheduling among the queue which is commonly implemented as fixed priority preemptive scheduling. और जब सबको जब इसके साथ एक साथ जब यूज करेंगे तो इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो फिक्स प्रायोरिटी के पर देखा जाएगा कि किसको रोक कर पहले किसको करना है, उस टाइप से शेड्यूलिंग से इसको कंप्लीट हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे। सिंपल देखिए, एक डायग्राम के थ्रू हमने दिखाया। जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देखिए, सिस्टम प्रोसेस को सबसे पहले रखा कि भाई उसका ज़रूरी है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इंटरैक्टिव प्रोसेस, फिर इंटरैक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, देन बैच प्रोसेस, और लास्ट में देखिए स्टूडेंट प्रोसेस। इस तरह से हाईएस्ट प्रायोरिटी के नीचे लोएस्ट प्रायोरिटी को एक तरह से क्यू के रूप में इस एल्गोरिथम को शेड्यूलिंग करके इसको यूज कराया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। एंड लास्ट जो है आपका है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। देखिए, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग इज सिमिलर टू द ऑर्डिनरी मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग डिस्क्राइब अबव। जो अभी हम लोगों ने इसकी जस्ट पढ़ा, करीब करीब सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस है। एक्सेप्ट जॉब्स मे बी मूव फ्रॉम वन क्यू टू अनदर फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन। मतलब हो सकता है कि एक से दूसरा क्यू में मूव किया जाए और अलग अलग रीजन होगा। क्या रीजन हो सकता है? If the characteristics of a job change between CPU intensive and IO intensive, then it may be appropriate to switch a job from one queue to another. हो सकता है जैसे एक जॉब से दूसरा जॉब में स्विच करना है, मतलब आगे आपको फिर उसे मूव करना है। उस कंडीशन में आपको जब एक क्यू से दूसरे क्यू में जाना पड़ सकता है, तो इसको मल्टी लेवल फीडबैक क्यू हम लोग कर सकते हैं। एजिंग कैन, मान लीजिए कि उसमें कई वेटिंग टाइम मान ले बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ रहा है उस किसी प्रोसेस को, तो उसमें देखा जाए कि हायर प्रायोरिटी किसका है, उस क्यू को पहले उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में उसके फीडबैक लेकर एक तरह से देखा जाए कि उसके क्यू के रूप में फिर उसको यहाँ पर हम लोग शेड्यूलिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने एक डायग्राम देखा है, क्वांटम इजकल टू 8, मतलब जिसका 8 मान लीजिए कि सबसे पहले उसका देखा जाए कि हाँ ये इसका टाइमिंग अगर हम 8 देते हैं इसका अगर, तो यहाँ जल्दी हो जाएगा। तो फिर क्वांटम 16 तरह से तरह FCFS के रूप में ये यहाँ भी जैसे अलग अलग एल्गोरिथम यहाँ यूज कर सकते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ये कहीं भी इसको कैसे भी इसको किसी भी कंडीशन में सिचुएशन में इसको यूज हम लोग कर सकते हैं। बट इट ऑल्सो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ ऑल द एडजस्टेबल पैरामीटर, मतलब लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ पैरामीटर डाला है जिसको सिस्टम में यूज किया जा सकता है। जैसे द नंबर ऑफ़ क्यू देखा, उसमें हम लोग कर सकते हैं कितना क्यू के दौरान ये शेड्यूलिंग किया जा सकता है। द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर ईच क्यू, the method used to upgrade or demote process from one queue to another, and the method used to determine which queue a process enters initially। मतलब इतने सारे पैरामीटर्स जो है जिसके डिफाइन करके ये सिस्टम को हम लोग एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। तो ये जितना अभी हम लोगों ने 6 जो एल्गोरिथम पढ़ा, जो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहलाता है, और ये 6 एल्गोरिथम के यूज करके हम लोग CPU शेड्यूलिंग को कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।